हिसार नगर का बना था। मीडिया के अलावा कोई ना खड़े हो भी रहा, बाकी चल जाओ। जागलानी साहब बाहर चलो, आप लोग यहाँ मत बोलो कोई। और हिसार नगर में कुल मिलाकर इन 2 दिनों में छोटे बड़े बहुत से कार्यक्रम हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ जो हिसार के अंदर बहुत पुराना एक बफेलो सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर वैज्ञानिक लोग अपनी रिसर्च के माध्यम से अपने प्रदेश और देश में बफेलो की यानी भैंस की जो नई नई किस्में जिस प्रकार से वो रिसर्च के माध्यम से उनका प्रयोग होते हैं, तो उससे पूरे देश को बहुत लाभ पहुंचा है। और भैंस का नए नए क्लोन की पद्धति से या उसको दूध के नाते से किस प्रकार से ज़्यादा दूध मिले, तो ऐसा हज़ारों की संख्या में। और उन्होंने ये पिछले 6-7 साल से खास करके क्लोन विधि से जब से ये रिसर्च हो रही है, उनका एक योगदान हुआ है। बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट वो हमको मिला है। हमने उनको आग्रह किया है कि इसका लैब के बाद अब पब्लिक में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, किसानों को लाभ कैसे हो, पशुपालकों को लाभ कैसे हो, इसका उनको आग्रह किया है। इस ओर वो आगे काम करने के लिए तैयार हुए हैं। इसी प्रकार जैसा आपको पता है कि पिछले 3 साल से जरा चुप कराओ भी पीछे, किशन चुप नहीं करा सकते तुम, इनको बाहर निकाले सबको। इसी प्रकार जैसे 3 साल से वित्त मंत्री होने के नाते मैं स्वयं हरियाणा का बजट पेश कर रहा हूँ। एक कार्यक्रम बना कि यहाँ एक गोष्ठी की जाए और बजट का जो प्रमुख रूप से जो उसके विशेषताएं, जो बिंदु हमने लोगों को बताए। बड़ी संख्या में इस विषय को समझने वाले लोग वहाँ एकत्र हुए थे और उनके सामने बजट की विशेषताएं क्या है हमारी, वो उनके सामने रखी थी। इसके पश्चात हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वहाँ के कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनका मैंने उद्घाटन किया। और वो सब उद्घाटन 5 ऐसे प्रोजेक्ट थे वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के खेल से संबंधित मुख्य रूप से उनके प्रोजेक्ट्स थे जिनका उद्घाटन किया। और अन्य 5 ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें 2 बिजली विभाग के और 2 पीडब्ल्यूडी की सड़कें थी। तो ऐसे पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग्स, तो इस प्रकार से ये 45 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, इनका जो है उद्घाटन ये हुआ है। कुछ शिलान्यास हैं, कुछ उद्घाटन हैं। और सायंकाल जो दास्ताने रौनक इस प्रकार का एक नाटक, वो भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के परिसर में ही और उसका आयोजन किया गया था। बहुत ही मार्मिक एक प्रकार का वो नाटक मंचन हुआ, जो आज से यानी 1857 की जो कहानी जिसको कह सकते हैं हम, 167 साल पुरानी वो कहानी एक प्रकार से थी। बहुत अच्छा मार्मिक दृश्य था, लोगों ने बड़ा पसंद किया उसका। उसमें भी रौनाथ के भी गांव के लोग काफ़ी आए हुए थे, लगभग 500 लोग वहाँ। और रौनाथ की दृष्टि से कुछ घोषणाएं मैंने वहाँ की थी। एक तो रौनाथ अकादमी नाम से उस इलाके में कुछ ज़मीन लेकर के और एक अकादमी स्थापित की जाएगी, जिसमें मार्शल आर्ट्स या कोई आर्मी के नाते, डिफेंस के नाते कोई ट्रेनिंग सेंटर और स्मारक, इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट वहाँ बनाया जाएगा। वहाँ गांव के लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुविधाओं के नाते से एक रौनाथ ट्रस्ट भी बनाया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की पूंजी हमने उसमें डाली है। और उस ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल ये सब की जाएगी। आज अभी एक कार्यक्रम मेरा यहाँ मंगाली में जो गौशाला है, उस गौशाला का एक उत्सव, उसमें मेरा जाना होगा। और उसके बाद आज के मेरे कार्यक्रम ये समाप्त होंगे। वहाँ भी कुछ इस इलाके की, खास करके हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है नलवा, यहाँ की कुछ डिमांड्स हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने रखी हैं। लगभग 17 डिमांड, हाँ नहीं, उसमें 12 डिमांड्स फिजिबल हैं, बाकी फिर बाद में आगे देखेंगे। उन 12 में से 50 करोड़ के आसपास की जो डिमांड्स है, उसकी घोषणा वहाँ मैं सभा में करूँगा।
हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एलिवेटेड रोड की भी बात चल रही है, तो दोनों योजनाओं का के साथ। देखिए, एयरपोर्ट का तो अभी काम आपको पता है अंडर कंस्ट्रक्शन ही है एक प्रकार का। जो रनवे बन रहे हैं उसके रनवे बनने के बाद कुछ समय के बाद बड़ी फ़्लाइट्स वहाँ उतरना शुरू होंगी और फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, उसका जो शेड्यूल बनेगा वह आपके सामने आएगा। लेकिन लगातार काम जो जारी है, वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, मैं समझता हूँ जल्दी ही वो काम पूरा होगा। और वहाँ पर आसपास जो और इंडस्ट्री है, एरोनॉटिक्स से जुड़ा हुआ जितना भी प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ लाए जाएंगे। पायलट्स की ट्रेनिंग ये भी यहाँ शुरू की जाएगी और डिफेंस के जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ लाए जाएंगे। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हिसार का एक मानचित्र यानी एयर मानचित्र के ऊपर हिसार जो है आने वाला है। जहाँ तक आपने एलिवेटेड रोड की बात कही है, उसको फिजिबिलिटी उसकी चेक कराई जा रही है। उस फिजिबिलिटी के बाद ही उसका कोई निर्णय लिया जाएगा कि उस एलिवेटेड को कब और किस स्वरूप में बनना होगा, ये उसके बाद बताएंगे। पंजाब हमारा जो है पड़ोसी राज्य है, में कार्यक्रम किया है, उससे लग रहा है कि वो अभी बीजेपी में बने रहेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उचाना में जो कार्यक्रम किया, बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं, बीजेपी में रहेंगे, ऐसी कौन सी बात आ गई? आखिर देखिए, कोई किसी की भी बात कुछ भी आए उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का उससे क्या है? वो तो हर कोई, यानी यूँ तो वहाँ आम आदमी पार्टी के जो लोग राज्यसभा मेंबर हैं वो भी उनको निमंत्रण दे गए। अल्टीमेटली तो उन्होंने सर वीरेंद्र सिंह जी ने बाद में कहा था कि स्वागत का क्या धार काट दूंगा, धार के आगे की बात करो, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये प्रतिक्रिया है आप लोग चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे तो ये मालूम है कि हमारे बहुत एक अच्छे नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है हेल्थ सॉइल कार्ड, स्वास्थ्य जो मृदु स्वास्थ्य योजना, उसमें हरियाणा में कुछ भी काम नहीं हुआ है, जबकि हरियाणा हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। किसने? आपने अपने आप कमेंट कर दिया, अच्छा नहीं है। 80 लाख सिर्फ 34 मिनी हेल्थ लैब बनी है, 80 लाख सुनिए 80 लाख हेल्थ कार्ड ये हमने इशू किए हैं और उन हेल्थ 86 लाख, हमारे कृषि मंत्री साथ बैठे हैं, मैं तो 80 लाख मान रहा था, ये 86 लाख बता रहे हैं। 86 लाख कार्ड हमने इशू किए हैं। हर एक कार्ड के ऊपर उस सॉइल का जो भी पैरामीटर होते हैं वो लिखे जाते हैं और उनको वहाँ पर बताया जाता है कि आपने इस सॉइल पर कौन सी ज़मीन यानी कौन सी फसल बुआई करेंगे, किसका लाभ होगा और कौन कौन सी नहीं करनी है। आप लोग अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालेंगे तो ये कभी भी पत्रकारों को शोभा नहीं देता। मीडिया को सीमा में रहना चाहिए। नहीं, आप बोल रहे हैं, रिपोर्ट हमको भी मालूम है। हाँ, ये आप बोल रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए ऐसे। चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक और स्टेटमेंट था सर, आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार बाय द पीपल तो है लेकिन फॉर द पीपल नहीं। अभी उनका अपना मत हो सकता है, कब उन्होंने बोला मैंने तो नहीं सुना है कम से कम, क्योंकि मेरे तो बहुत अच्छे संबंध हैं। 8 दिन पहले भी हम और वो मीटिंग करके चंडीगढ़ में बैठे हैं, बहुत से विषयों पर हमारी चर्चा हुई है और जो भी काम वो बताते हैं उनके कामों के सारे काम भी किए जाते हैं। अब कब उन्होंने बोला और क्या आपने बोला, अगेन मैं वही बात कहूँगा कि कोई बात आप हमारे मुँह में डालें, अच्छा नहीं है। नियंत्रण हो पाएगा महंगाई? देखिए, आपको पता है कि ये चीज़ ऐसी है, ये इंटरनेशनल मार्केट की चीज़ है, केवल अपने देश की नहीं है। अपने देश में तो बहुत थोड़ा सा प्रतिशत जो है वो ऑयल प्रोडक्शन होता है, उसका तो कुछ भी कोई उपयोग, उसका कोई ऐसा बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। और वैसे भी आखिर 5 साल में 6 साल में आपको जानकारी है हमारी जो आर्थिक जो भी स्थिति या आर्थिक जो प्रगति है, हर 6 साल में चीज़ें डबल होती हैं। चाहे किसी की आय है, चाहे किसी का खर्चा है, चाहे महंगाई है। आज से नहीं है, ये जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक मैं कह सकता हूँ हर 6 साल में चीज़ें डबल होती हैं। और वहीं मैं दावा करता हूँ कि पेट्रोलियम के पदार्थ पिछले 6 साल में डबल नहीं हुए हैं। सर, हरियाणा के अंदर भी सरकार ने फैसला लिया कि 10 से 20% बची हुई कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा और साथ ही हुडा की तरफ से ये कहा गया है कि हुडा विभाग जो राह नहीं निकालेगा, सिर्फ ई ऑक्शन से बेचेगा, तो इससे अवैध कॉलोनी को बढ़ावा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा। पहली बात तो कि अवैध कॉलोनी का जो खुला खेल था, लोग प्लॉट काटते थे, ज़मीनें बेचते थे, रजिस्ट्रियाँ होती थी, हमने रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी हैं, एक बात। दूसरा, जो सामान्य समाज है जिसको हम गरीब समाज कहते हैं, उनके लिए अलग से योजनाएं हमने बनाई हैं। दीनदयाल उपाध्याय में हमने लाइसेंस देने शुरू किए हैं और EWS के मकान भी बनाए जा रहे हैं। हाउसिंग फॉर ऑल हमने डिपार्टमेंट अलग बना दिया है, जो अगले सालों में यानी 1 लाख से ज़्यादा मकान वो सब बनाने वाले हैं। उनको डिपार्टमेंट की ओर से सस्ती ज़मीन दी जाती है। लेकिन जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं
और उनको अगर ऑक्शन में लेना पड़ता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कारण क्या है, ये जो मिलीभगत चलती थी खास करके अलॉटमेंट में, उस अलॉटमेंट में तरह तरह की कहानियाँ हम सब सुनते रहे पिछली सरकारों में कि अच्छी कॉलोनी बनाना, उस ढंग से अलॉट कर देना, अलॉट के बाद एप्लीकेशन ले लेना कि हाँ ये प्लॉट ठीक नहीं है और उसको अच्छे स्थान के ऊपर उस प्लॉट की बाद में री अलॉटमेंट कराना, अल्टरनेटिव प्लाट कराने से पहले उसको बेच देना। ये बहुत ऐसे धंधे डिपार्टमेंट्स में चलते रहे, उसको सबको बंद कर दिया है। जैसी जगह है, जैसा प्लॉट है, जिसको पसंद आएगा उतना पैसा देके जाएगा। आखिर मकान तो मकान ही है, वो खरीदेंगे, बाद में बेचने के लिए उनको कम से कम कुछ समय के लिए प्रतिबंधित हम करेंगे, उसको प्रतिबंधित करेंगे ताकि हर कोई अपने मकान के लिए ले। जैसे जैसे मकान यानी प्लॉट कटते जाएंगे, जितनी ज़रूरत है लेते जाएंगे, जितनी जिसकी शक्ति है उतना लेगा वो। क्योंकि डिपार्टमेंट आज इन्हीं पिछली पॉलिसीज़ के कारण से, कांग्रेस टाइम की पॉलिसीज़ के कारण से निरंतर घाटे में जा रहा है। यानी इतना घाटे में अनाउंसमेंट तरह तरह की आती रही, हमने वो अनाउंसमेंट भी बंद कर दी है, इसलिए कि अब ज़मीनें एक्वायर नहीं करेंगे, लोगों से ज़मीन खरीदेंगे। तो लोगों को जिस भाव में बेचना होगा उस भाव में खरीदेंगे, प्लॉट जिस भाव में जिसको खरीदना होगा वो खरीदेगा। गरीब आदमी की सहायता करने के लिए हमारी योजनाएं अलग हैं, वो HSCP नहीं है उसमें। खिलाड़ियों के कोटे के बारे में मुद्दा जो है गर्माता जा रहा है। विधायकों की जो मल्टीपल पेंशन का मामला है, पंजाब के बाद फैसले के बाद हरियाणा में भी चर्चा लगातार। आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं है, 3 साल से पहले हमने भी विधायकों की जो पेंशन है उसको रेगुलराइज किया था। उस समय DA 256% दिया जाता था, हमने 256% ख़त्म करके 2016 का अब जो 28% DA है वो उनको दिया जाता है। लेकिन एक नियम है, कोर्ट के द्वारा फैसला है, कोई एक बार किसी चीज़ को प्राप्त कर लेता उसको आप कम नहीं कर सकते, उसको आगे के लिए रोक सकते हैं। आज ये समझें कि जिन पेंशन जिन विधायकों को पहले से पंजाब में मिल रही है उसको रोक पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। आगे अगले जो विधायक हैं उनके लिए नियम बना सकते हैं। इसके बाद बढ़ना तो शायद बंद हो जाएगा, लेकिन पिछला कोई ख़त्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। हमने भी ये काम 2.5 साल पहले कर दिया है कि उनकी सारी 250% की जो DA है वो बंद कर दिया, और अब सिर्फ 20% या 28% जो भी DA की किस्त इस समय है वही उनको मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के कोटे के बारे में कल यहाँ प्रदर्शन हुआ, तो उसके बारे में हर बार उसी को ठेका दिया जा रहा है, जिसमें हर लोग खिलाड़ियों के बारे में एक विषय आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। पहले खिलाड़ियों को एक ABC में जो कोटा दिया जाता था 3% का और 10% का था ग्रुप D में। देखने में ये आया कि उसमें किसी मेडल की ध्यान नहीं रखा जाता था, किसी के पास मेडल है कि नहीं है। ठीक है, मेडल है तो स्वाभाविक उनको सर्टिफिकेट मिलते ही थे। मेडल के अलावा जो लोग खेलों के सर्टिफिकेट, एक्रेडिशन, कौन सा सर्टिफिकेट होता है, एक्रेडिशन क्या, ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बहुत से नकली पाए गए। अब उसका कोई प्रमाण नहीं होता कि ये खिलाड़ी कितना समय खिलाड़ी रहा, कब रहा और क्या खेला, कौन सा खेल खेला, इसकी अचीवमेंट क्या है। हमने उसी को रोकने के लिए कि मेडल लेकर के आना ये एक प्रमाण है कि व्यक्ति खेल करके कुछ अचीव करके लाया है। तो अचीवमेंट के आधार के ऊपर हमने नौकरियां दी हैं। ग्रुप A की नौकरियां भी दी हैं, B की भी दी हैं, C की भी दी हैं। D में चूँकि मेडल की ज़रूरत नहीं होती, वो हमने वही पुराने समय के हिसाब से 10% उनको आरक्षण जारी रखा है। लेकिन D में भी ये बहुत बड़ी शिकायतें हमको, और ये सर्टिफिकेट जो लेने वाले हैं ग्रेडेशन सर्टिफिकेट, इसकी शिकायतें मिली हैं, बल्कि कुछ लोगों को तो डिसमिस भी किया है। इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने कहा, बल्कि अगर देखा जाए तो ये नारा हमने नहीं, कांग्रेस ने दिया था, पदक लाओ क्या पद पाओ, पदक लाओ पद पाओ। हम उसी पर चल रहे हैं, पदक लाएंगे पद देंगे, और वो 3% से ज़्यादा भी हो सकती हैं। कंपैरिजन में जो हमने पिछले साल 3% पर नौकरियां दी हैं और अब इस साल में पदक लाने वालों को दी हैं, पदक वाली नौकरियां लगभग उतनी हैं जितनी हमने पिछले साल आरक्षण में दी है, उतनी हैं, कहीं 2-4 कम ज़्यादा हो सकती हैं। और आगे एक लाभ और होने वाला है कि मान लो पदक, अब ये तो स्वाभाविक है, निरंतर हरियाणा में पदक बढ़ते जा रहे हैं और हरियाणा की परफॉर्मेंस पहले से अधिक बढ़ रही है। ये पदक अगर 3% से ज़्यादा भी होंगे तो भी नौकरी देंगे। ये 4% भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 3% सीमित रखेंगे तो 3 सीमित ही है। शोर वही मचा रहे हैं जो पदक नहीं लेके आ रहे, केवल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरियां चाहते हैं। ग्रेडेशन सर्टिफिकेट की बजाय पदक वो एक हमारे लिए जिसको कहना चाहिए प्रमाण है कि वो खेल करके अचीवमेंट करके आया है। ये नगर निगम के बारे में बताइए जनाब, उसी को ठेका दिया जा रहा है, जिसे बार बार में आरोप लगते आ रहे हैं। लोगों को इतनी भीड़ होती है जैसे कुंभ का मेला हो। आज टैक्स सर्वे की सर
आउटस्टैक सर्वे में बार बार जो गलतियाँ आ रही है, बार बार ठीक कराने के लिए लोगों को आना पड़ा है। एक ही कंपनी है जो सर्वे देखिए, एक कंपनी है याशी, जिसको ये ठेका 4 साल 5 साल पहले दिया था और बार बार नहीं दिया जा रहा। उसी का पूरा ठेका है कि वो सब की रजिस्ट्रेशन करके सबके आईडी तैयार कराएंगे और उसमें फिर कलेक्शन का काम भी उनको पहले दिया था, कलेक्शन भी वही करेंगे। लेकिन कुछ जो गलतियां मिली हैं, कमियां मिली हैं, उस डिस्क्रिपेंसी के कारण से हमने कलेक्शन का काम तो उनका बंद करा दिया कि कलेक्शन तो अब अपने तरीके से हम करवाएंगे, लेकिन चूँकि पूरा एक ठेका दिया हुआ है उनकी काउंटिंग का, उनकी रिकॉग्निशन का, उनका आइडेंटिफिकेशन का, उनका आईडी कार्ड बनाने का, जहाँ जहाँ पूरा करते जा रहे हैं वहाँ वहाँ ख़त्म कर रहे हैं। जो उसमें कमियां हैं वो उन्हीं को बता रहे हैं कि वो ठीक करें। एक समय सीमा के अंदर अगर ठीक नहीं कर पाएंगे तो उस शहर का ख़त्म करके ठेका जो कमियां होगी वो फाइन उसके ऊपर करेंगे, उतना पैसा काट लेंगे, फिर दूसरे से कराएंगे। लेकिन ये चीज़ लंबे समय तक उनकी जो भी कुछ गड़बड़ है इसको सहन नहीं किया जाएगा। सैकड़ों बच्चे आए, उनकी ऑनलाइन से दिक्कत हो रही है। वो कह रहे कि हमारे यहाँ एडमिशन किया जाए सस्ते रेटों में और उनकी पढ़ाई की जाए। इसी के माध्यम से उन्होंने ज्ञापन भी दिया। इसी में एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ मैं सर, प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि सरकारों से भी अपील की, राज्य सरकारों से, कि वो मेडिकल की पढ़ाई को सस्ता करें ताकि जो हमारे गरीब परिवारों के बच्चे हैं वो मेडिकल की पढ़ाई कर पाए। प्रधानमंत्री जी की राज्य सरकारों का अपील। देखिए, जहाँ तक पढ़ाई के सस्ता और महंगा करने की बात है, आपको पता है सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में बहुत कम फीस ली जाती है। हम तो नियंत्रण सरकारी मेडिकल कॉलेजेस पर ही कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर हमारा वो नियंत्रण नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस तो सीधा सीधा डिमांड सप्लाई की बात है, जब उनको पैसे देने वाले मिल रहे हैं तो उस नाते से एडमिशन दे रहे हैं। हम तो इतना कर सकते हैं कि सरकारी कॉलेजेस को ज़्यादा खोला जाए। आज हमने हर एक ज़िले में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, इस नाते से पिछले 6 साल से प्रयत्न करते करते ये साल हमारा बजट कैसा गया है कि 22 के 22 ज़िलों में अब मेडिकल कॉलेज हमारे घोषित हो गए हैं। 4 तो इस बार ही हमने किए हैं, जिसमें पलवल है, जिसमें पंचकुला है, जिसमें फतेहाबाद है और जिसमें दादरी है। 4 मेडिकल कॉलेज इस बार घोषित किए हैं। अब कोई भी जिला ऐसा नहीं रहेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। और हरियाणा के हिसाब से 2500 से 3000 बच्चे MBBS में एडमिशन होंगे और ये हमारे हरियाणा के लिए पर्याप्त है, कम नहीं है। क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक कंडीशन उन पर लगाई जाती है कि उनको 6 साल तक या 7 साल तक स्टेट में, हरियाणा स्टेट में ही सरकारी नौकरी ही करनी पड़ेगी, ये उनसे बॉन्ड लिया जाता है। जब इतने विद्यार्थी MBBS करेंगे या उसमें से कुछ MD करेंगे तो हरियाणा के लिए हमारे लिए पर्याप्त हैं। हाँ, क्योंकि आज प्रोफेशनल ऐसे लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है तो यहाँ जो एडमिशन करती है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। उनका एक ट्रांसपेरेंट तरीका है, उस ट्रांसपेरेंट तरीके में जो भी मेरिट में यहाँ आते हैं उनको सबको एडमिशन देश भर में मिलता है। फिर भी कुछ बच्चे जो लेना चाहते हैं एडमिशन, उनकी बारी नहीं आती है, वो फिर इधर उधर जाते हैं। और ऐसे ही ये 20,000 बच्चे जो हैं ये यूक्रेन में जाकर के एडमिशन लिया, वहाँ उस मेरिट का कोई ध्यान नहीं रखते, वो तो केवल पैसा लेकर के अपना एडमिशन उनको देते हैं। अब चूँकि एक घटना घट गई, दुर्घटना ही है वास्तव में, वो उनका कोई हमारे देश से कोई संबंध नहीं उस घटना का, लेकिन चूँकि हमारे देश के नागरिक हैं, हमको उनको सुरक्षित वापस लेके आना था। सब सुरक्षित वापस लौट आए हैं, किसी की कोई समस्या नहीं है। एक कर्नाटक के एक विद्यार्थी की डेथ हुई थी, एक को गोली लगी है, शायद वो पंजाब का है कहाँ का, लेकिन मोर और लेस जिसको कहना चाहिए 20,000 लोगों को वापस सुरक्षित लाया गया है। एडमिशन के नाते प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिनकी फाइनल डिग्री हो गई है उनको इंटर्नशिप की तो यहाँ हम अवसर दे देंगे, क्योंकि उनकी डिग्री फाइनल हुई है। एक एग्ज़ाम लेना होता है, बाहर से जो भी MBBS करके आते हैं उनका एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम ले लेंगे और उनमें जो पास होंगे उनको सबको इंटर्नशिप यहीं कराएंगे। जहाँ तक छोटी जो कम यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको ऑनलाइन वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस ने और उनको पढ़ाई शुरू कर दी है। काफ़ी बच्चों ने लेना शुरू कर दिया है। जो कि कोई निर्णय अगर करना होगा इनको एडमिशन देने का तो कोई ना कोई इनका एग्ज़ाम होगा, और करेगी भी तो MCI करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट इसमें नहीं करेगी। स्टेट को अपील जो प्रधानमंत्री जी ने की है वो यही की है कि वहाँ भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो अपनी फ़ीस कम करें, लेकिन इसमें इतना बड़ा फीस का विषय नहीं है जितना बड़ा मेरिट का विषय है। सर, हाल ही में कैट की रिपोर्ट आई, उसमें जो चुनाव थे नगर निकाय के, उसकी डिले को लेके उन्होंने कहा था, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? यहाँ भी 51 नगर पालिका नगर परिषद है जो चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव भी डिले हो रहे हैं। देखिए, निकाय के चुनाव तो अब कभी भी हो सकते हैं। पिछले 1.5 महीने 2 महीने पहले उनका टाइम ख़त्म हुआ है, लेकिन चूँकि किसान आंदोलन चल रहा था, कुछ विषय से चल रहे थे, इसमें से चुनाव आयोग ने जो हमको रिपोर्ट दी भी कुछ समय उनको और चाहिए। अब जैसे ही फसल
का ये सीज़न समाप्त होता है, बहुत जल्दी चुनाव आयोग जो है कोई ना कोई डेट देगी और उसमें हो जाएगा। जहाँ तक पंचायत का चुनाव है उसमें हमने एक एक्ट बनाया था 50% रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन, वो किसी ने चैलेंज किया। हालांकि पहले 33% रिजर्वेशन है, 42% रिप्रेजेंटेशन पहले हो गया था, हम 42 को 50 करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी ने चैलेंज किया, कोर्ट ने फैसला नहीं किया और मुझे लगता है अभी 29 तारीख है इस केस में, आज 27 हो गई, परसों केस की सुनवाई है। मुझे लगता है ये फैसला परसों तक हो जाना चाहिए और बहुत जल्दी पंचायतों को चुनाव। पंजाब की वित्तीय व्यवस्था का क्या असर होने जा रहा है? अब पंजाब वाले से पूछे ज़्यादा अच्छा है, हमारी बहुत अच्छी है। ये हमने अभिनंदन